हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ठीक, हम अब आज वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जिसमें एसिड एंड बेस का पार्ट 3 हम देखेंगे। ठीक है, एसिड एंड बेस का। तो देखिए आप इसमें हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं आज, है ना। जैसे कुछ कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे। जैसे मैं बात कर दूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा का नाम देते हैं आप लोग, है ना। ऐसे बहुत सारे। तो इसमें हम पार्ट 3 में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लीजिए आप, सम नेचुरल एसिड। कुछ नेचुरल एसिड की बात करेंगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात करेंगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात करेंगे। ठीक है, आप हेडिंग लगा लीजिए। देखिए आप इसमें यहां पे लिखिए आप नेचुरल सब्सटेंस, है यानी प्राकृतिक पदार्थ। यहां पे लिखिए एसिड, यानी इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं इमली की। इमली तो लगभग सबने खाया होगा। टोमारेंट की बात करता हूं मैं, इमली की। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, कोई मुझे बताएगा। देखिए आप इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इसी तरीके से मैं बात करूंगा टमाटर की, टोमेटो की मैं बात करूं, इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल यानी ऑक्जेलिक एसिड, है ना। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं सिरका की, सिरका तो आप लोग खाते ही होंगे, तो जान लीजिए कौन सी एसिड होती है इसमें। इसमें होती है आपकी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होती है। चौथे की अगर मैं बात करूं, जैसे इमली को देख लिया आपने, टमाटर को देख लिया। जैसे अगर मैं नींबू की बात करूं या मैं संतरा की बात करूं, है ना, लेमन, या ऑरेंज की बात करूं मैं, तो दोनों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी तरीके से एक लास्ट में बात कर लेता हूं। जैसे आपने देखा होगा जो चींटी का डंक होता है, चींटी जब आपको डंक मारती तो आपको थोड़ा सा जलन सी महसूस होती है ना, थोड़ी सी आपको गड़गड़ाहट सी महसूस होती है। चींटी, या आप करिए चींटी का डंक या नेटल का डंक। नेटल एक प्रकार का पौधा है, नेटल का डंक, है ना। इसमें जो अम्ल पाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग फार्मिक एसिड। कौन सी एसिड भाई, फार्मिक एसिड। कौन सी एसिड, फार्मिक एसिड। इसका दूसरा नाम होता है, इसको मैं पहले यहां पे लिख दूं, फार्मिक अम्ल। इसका दूसरा नाम देते हैं हम लोग मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है भाई, इसका दूसरा ही नाम मेथेनोइक एसिड। ठीक है भाई, तो ये कुछ हमने प्राकृतिक अम्ल को देखा, सब नेचुरल एसिड को देखा हमने। तो मैं हटता हूं, आप उतारिए। ठीक है, इसको मैं अब हटाता हूं। कुछ कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे यहां पे, है ना। उसके पहले हम थोड़ी सी बात और करेंगे। क्या करेंगे हम, आप जरा देखो। जैसे हम बात करने वाले हैं सॉल्ट की। सॉल्ट आप देखिए कई तरीके के होते हैं। मैंने आपको एसिड और जब बेस इसमें पढ़ा रहा हूं तो आपको मैंने पहले सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया भी है, और थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिए आप। जैसे सॉल्ट जो होते हैं ना आपके, 3 तरह के होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं, एसिडिक सॉल्ट यानी अम्लीय लवण। दूसरा होता है भाई बेसिक सॉल्ट यानी क्षारीय लवण। तीसरा आपका होता है भाई न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि उदासीन लवण।
समझ पा रहे हैं आप इतनी बातों को? तो एक एक करके जरा हम समझते हैं भाई। देखिए आप ध्यान से, सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट क्या होता है ना, अम्लीय लवण क्या होता है। जैसे अगर हमने ले लिया कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ, जो हमें सॉल्ट मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा भाई, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझा रहा हूं। देखिए हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल का अगर हम रिएक्शन करवाएं किसी, है ना, वीक बेस यानी दुर्बल क्षार के साथ, तो हमें जो मिलेगा वो अम्लीय लवण बन के आएगा, है भाई। देखो क्यों ऐसा होता है। अच्छा आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसी का गुण इसमें एसिड सॉल्ट में जाएगा, है ना। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का जो क्वालिटी यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किस में जाती है, सॉल्ट के अंदर जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए कौन सा एसिड सॉल्ट बन गया है, एसिडिक सॉल्ट बन गया है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे सॉल्ट की बात करें, बेसिक सॉल्ट, ये कैसा सॉल्ट होता है, यानी क्षारीय लवण। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए आप, वीक एसिड ले लेते हैं हम लोग, यानी दुर्बल अम्ल, उसका रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी प्रबल क्षार के साथ, तो हमें जो मिलेगा वो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। कैसा सॉल्ट मिलेगा भाई, बेसिक सॉल्ट, यानी क्षारीय लवण मिलेगा हमें, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा हमें। समझ पा रहे थे नहीं बातों को? मैं इसको हटाता हूं। तीसरा जो हमने देखा वो है भाई न्यूट्रल सॉल्ट। तीसरा जो हमारा है वो न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी कि उदासीन लवण। उदासीन लवण में क्या होता है, देखिए आप, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी दोनों को क्या ले लें, हम स्ट्रॉन्ग ले लें, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा भाई, न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। समझ पा रहे थे इतनी बातों को? कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे प्रबल अम्ल लेते हैं उसी के साथ प्रबल क्षार भी ले लेते हैं, तो हमें जो मिलेगा सॉल्ट वो कैसा मिलेगा भाई, उदासीन लवण मिलेगा। समझ पाए इतनी बातों को आप? ठीक है, तो आपने देखा सॉल्ट किस तीन तरीके का मैंने बता दिया, एसिडिक सॉल्ट, दूसरा मैंने आपको बता दिया बेसिक सॉल्ट, तीसरा मैंने बता दिया आपको उदासीन यानी न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है भाई, इसको आप देखो और उतारो, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, देखिए आप आगे, आपने कॉमन सॉल्ट का नाम सुना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, है भाई। क्या नाम इसका होता है भाई, सोडियम क्लोराइड, यानी साधारण नमक इसका नाम होता है। ठीक है, ये भी सॉल्ट होता है एक तरीके का। अब इससे हम कौन कौन से सॉल्ट का निर्माण करेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड से, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे कौन कौन से सॉल्ट का निर्माण करेंगे, जैसे देखिए आप, हम इसी से निर्माण करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसी से हम निर्माण करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसी से हम निर्माण करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, इसी से हम निर्माण करेंगे CaOCl2 का, CaOCl2 का। ठीक है भाई, यहां पे इसी तरीके से हम इसका निर्माण करेंगे। मैं इसको आगे हट जाता हूं, ठीक है। और इसी तरीके से एक और NaOCl2 का, इसका भी निर्माण करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। सोडियम को यहां पे 2 कर लीजिए आप, चलो मैं इसको हटाता हूं।
देखिए मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ NaOH, इसको आप हेडिंग लगा लीजिए। NaOH का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। अभी देखिए आप, अगर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के साथ अगर हम पानी का रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ अगर हम पानी का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलके जो आएगा वो आएगा भाई NaOH, और यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करानी जरूरी होगी यानी इलेक्ट्रिसिटी। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रवाहित कराएंगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। उसके साथ साथ जो निकल के आएगा भाई NaOH, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, उसके साथ साथ निकलेगी आपकी Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस निकल के यहाँ पे बाहर आएगी। समझ पा रहे हैं। देखिए आप, ये सारी प्रोसेस हम कैसे करते हैं जरा आप देखो। अच्छा, उसके पहले आप एक चीज और समझिए आप, है ना, ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है ना, इसको आप क्या कहते हैं, क्लोर क्षार यानी क्लोर बेस रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है ना, उसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऐसा क्यों, देखिए आप ध्यान से, ये क्या है भाई, एक प्रकार का बेस है, बेस यानी कि क्षार है। ठीक है, यहां पे किसका निर्माण हो रहा है भाई, क्लोरीन का। देखिए आप, इस अभिक्रिया में होता क्या है, क्लोर यानी क्लोरीन का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है, क्षार का। यानी जिन भी अभिक्रियाओं में क्लोरीन और उसके साथ साथ बेस का निर्माण होगा उनको क्या कहेंगे भाई, क्लोर बेस रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, क्लोर बेस रिएक्शन। समझ गए। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है क्लोर बेस रिएक्शन की, मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं, देखिए जरा आप ध्यान से, तो आप हेडिंग लगा लीजिए आप, है ना, यहां पे लगा लीजिए क्लोर बेस रिएक्शन यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया होती क्या है, देखिए मैंने अभी जो रिएक्शन लिखा हुआ था उसमें क्या किया था, मैं यहां पे इसके वो लिख देता हूं डेफिनेशन। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन यानी क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है। क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है, क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है। क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है। इसे यानी इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हेन इन द एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through the aqueous solution of sodium chloride, then chlorine and base is formed. Then this reaction is called क्लोर बेस रिएक्शन। देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर बेस रिएक्शन। ठीक है भाई, उतारिए आप इसको। ठीक है, मैं हटाता हूं, देखिए
क्लोरो बेस रिएक्शन में एक बात जरा आप ध्यान से देखो, मैंने रिएक्शन कैसे करवाया था। NaCl का रिएक्शन मैंने H2O के साथ करवाया था, उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया हुआ था, यानी विद्युत पास करवाया हुआ था। यहाँ पे बन के आया था NaOH, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकली थी, उसके साथ साथ निकला था आपका क्लोरीन गैस। ठीक है भाई, ये सारी प्रोसेस कैसे करते हैं ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और जानना भी बेहद जरूरी है आपके लिए। देखिए करते क्या है, एक हम टैंक लेते हैं, वो टैंक कैसा होगा मैं बना बना के समझा देता हूं सारी बातें। कुछ इस तरीके का टैंक होता है, इसमें दो हम रॉड लगाते हैं, कैथोड की रॉड, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं और इसको हम निगेटिव, यानी इसको सेल से जोड़ देते हैं। और क्या करते हैं हम लोग यहां पे, यहां से NaCl को प्रवाहित कराते हैं, यानी कॉमन सॉल्ट को यहां पे डालते हैं इसके अंदर जैसे कॉमन सॉल्ट आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या निकलेगा, यहां से आपका निकल के आएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल के आएगा इस तरफ से, और यहां से आपकी क्लोरीन गैस निकलेगी, और यहां से निकलेगा भाई हाइड्रोजन गैस। कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये रॉड लगा हुआ, छड़ लगा हुआ, यहाँ पे बैटरी है, इसको मैं लिख देता हूं, यहाँ पे बैटरी है ना। यह एक प्रकार का टैंक हमने लिया हुआ, टैंक है ना, जहां से NaCl को हम डाल रहे हैं। यहाँ पे ये दो रॉड है ना, दो रॉड हमने लिया हुआ है, इस पे एक पे प्लस लगाया हमने, दूसरे पे कौन सा लगाया भाई, माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जान लिया हमने किस तरीके से क्या होता है। अब ये ध्यान रखना, आप पॉजिटिव पे, यानी जिधर पॉजिटिव होता है वहां पे क्लोरीन गैस निकलेगी, जहां पे नेगेटिव होता है वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कहां पे होता है वो जानेंगे, इसका यूज कहां पे होता है वो जानेंगे हम, और इसका यूज कहां पे होता है वो जानेंगे हम। तो इसको उतारिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं, देखिए आप सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, यूज ऑफ NaOH, यूज ऑफ NaOH, यानी NaOH का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। पहले अगर प्रयोग की बात करूं मैं, तो देखिए आप, धातुओं से ग्रीस हटाने में, यानी डीग्रीसिंग, मेटल्स। दूसरा अगर मैं बात करूं कागज बनाने में, यानी पेपर मेकिंग। तीसरा है कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, यानी आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग। आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग। चौथा आपका है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, यानी मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, यानी साबुन तथा मार्जक बनाने में। इसका यूज आपने देख लिया, उतारिए भाई। चलो मैं इसको हटाता हूं। अगला देखिए आप, यूज ऑफ H2, यानी जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसका यूज कहां पे करते हैं। पहला देखिए आप ध्यान से, ईंधन के रूप में। आजकल जो ईंधन यूज किया जा रहा है वो हाइड्रोजन ईंधन कहां पे, रॉकेट में यूज किया जाता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में।
इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। दूसरा है अमोनिया बनाने में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया बनाने में, मेकिंग अमोनिया। ठीक है भाई, उतारो इसको। अब मैं हटाता हूं इसको। अगला आपने देखिए Cl2 का यूज कहां पे करते हैं भाई, यानी क्लोरीन का यूज कहां पे करते हैं। पहला आपने देखा होगा है ना, जल आपके यहाँ पे जो जल आता है पाइपों के माध्यम से वो स्वच्छ होके आता है। वो किस तरीके से स्वच्छ होता है देखिए आप ध्यान से, क्लोरीन के माध्यम से स्वच्छ किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट, यानी जल को स्वच्छ। यानी वाटर ट्रीटमेंट। दूसरा है आपका पीवीसी पाइप बनाने में, पीवीसी पाइप बनाने में, जो आपके घर में पाइप लगी हुई है वो पीवीसी की बनी है, प्लास्टिक वाली, मेकिंग पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म है। तीसरा है CFC बनाने में, यानी मेकिंग CFC। हाँ भाई, मेकिंग CFC। चौथा देख लीजिए आप, कीटाणुनाशक बनाने में, कीटाणुओं को मारने में, यानी कीटाणुनाशक बनाने में, मेकिंग पेस्टिसाइड्स। इतना यूज हमने देखा। चलिए अब अगली बात करते हैं। अभी हमने NaOH को बना लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना लिया हुआ है, पहला सॉल्ट हमने देखा। दूसरे अगर सॉल्ट की हम बात करते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण इसको बोलते हैं हम, है ना, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इसका फॉर्मूला होता है भाई CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम मैं लिख देता हूं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है भाई, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है जरा आप ध्यान से देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं क्लोरीन गैस के साथ, किसके साथ करवा देते हैं भाई, क्लोरीन गैस के साथ, तब देखिए क्या बन के आता है यहां पर, क्या बन के आता है भाई, CaOCl2, यानी आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, उसके साथ साथ पानी निकल के बाहर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इतनी बातों को। रिएक्शन देखिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं, क्लोरीन गैस जो अभी मैंने देखा ना, इसके बारे में यूज कैसे कैसे कराया हमने, वो जो पिछले वाले रिएक्शन में उसी क्लोरीन गैस का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और H2O का यानी फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हैं इतनी बातों को। अब देखिए इसका यूज देखते हैं हम लोग, इसका यूज कहां कहां पे होता है ब्लीचिंग पाउडर का। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग, पहला उपयोग देखिए कपड़ों को रंगने में, ब्लीचिंग कॉटन। पीने वाले पानी को स्वच्छ बनाने में, पीने के पानी को स्वच्छ बनाने में, पीने के पानी को स्वच्छ बनाने में, क्लीनिंग वाटर।
पानी, पीने के पानी को स्वच्छ बनाने में। अगला देखिए आप, कागज की फैक्ट्री में यानी पेपर इंडस्ट्री में। चौथा आपका है उपचायक के रूप में, उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, ऑक्सीडाइजिंग। उधारिए इसको आप। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। देखिए अब आगे, अब आगे हम बात करेंगे बेकिंग सोडा, जिसका आप यूज बहुत करते हैं। जैसे भटूरे को बनाने में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। जैसे आपके घर में कोई पकवान बनता है, जैसे खस्ता पकौड़ा बनता है ना, उसमें बेकिंग सोडा यानी जो सोडा डालते हैं ना, उसकी बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप बेकिंग सोडा। तीसरा जो बात करेंगे हम आज, हम बेकिंग सोडा की बात करें। इसका फॉर्मूला होता है भाई NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है जरा आप ध्यान से देखो, प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3 गैस, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी जल, अमोनिया गैस। इसका यूज करते हैं तो हमारा बन के आता है भाई NH4Cl प्लस NaHCO3। बेकिंग सोडा का निर्माण ये रहा बेकिंग सोडा, और ये अमोनियम क्लोराइड है। ये कौन सा क्लोराइड है भाई? अमोनियम क्लोराइड है। और यहाँ पे जो बन के आ रहा है वो बेकिंग सोडा आपका है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा उसका नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जरा आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बन के आया हुआ है, अगर इसको ट्रीट करते हैं हम किसी एसिड के साथ, जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूं यहाँ पे, यहां से है ना भाई, इसको मैंने वहां से उठाया, इसका ट्रीटमेंट मैंने किसी एसिड के साथ करवा दिया है ना। जैसे मैं ले लेता हूं टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, क्या ले लिया हमने? टार्टरिक एसिड। तो जरा देखिए आप क्या रिएक्शन यहां पे होने वाला, आप बताना जरा। तो चलिए, आपने बताया भी नहीं, देखो आप ध्यान से क्या होगा। यहां पे बनेगा, ये जो एसिड लिया है ना, एसिड का लवण बनेगा, यहां पे एसिड का लवण बन जाएगा, प्लस यहां से निकल के आपका आ जाएगा H2, यानी पानी बाहर निकल जाएगा। क्या होगा भाई? पानी बाहर निकल जाएगा। समझ पाए इतनी बात को? ये वाला रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को केवल गर्म कर देते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। जैसे मैं क्या बताता हूं, देखिए आप, जैसे आप जब खस्ता पकौड़ा बनाते हैं ना, तो सोडा मिला देते हैं। सोडा मिलाने के बाद उसको तलते हैं ना, तेल में अगर डाल करके उसको थोड़ा सा तल लेते हैं, तो या फ्राई करते हैं। कहने का मतलब क्या हो, फ्राई करते हैं। जब फ्राई करते हैं देखिए फूलने लगता है। फूलता क्यों, जरा आप देखना ध्यान से। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, उसके साथ साथ निकलती है आपकी, क्या निकलती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके साथ साथ निकलता है पानी। क्या निकलता है भाई? पानी निकल के आता है बाहर। तो देखिए, जो वो खस्ता पकौड़ा फूलता है ना, वो CO2 गैस के कारण फूलता है। वहां पे गैस निकलती है, कौन सी गैस? CO2 गैस निकलती है, इस कारण वो फूलता है। समझ पाए इतनी बात को? ये तीनों रिएक्शन आप देखो। चलिए अब इसका यूज हम देख लेते हैं। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग
बेकिंग सोडा का प्रयोग। देखिए आप इसका यूज कहां कहां पे करते हैं। पहली बात तो बेकिंग पाउडर बनाने में, मेकिंग बेकिंग पाउडर। दूसरी अगर हम बात करें सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, यानी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए आप जो आपने देखा होगा ना, आग बुझाने के लिए एक छोटा सा सिलेंडर होता है, उसमें क्या भरा होता है आप देखो ध्यान से, मैं उसी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। उसमें भरा होता है एक्चुअल में सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या भरा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे आप थोड़ा सा हिलाते हो ना यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है, जिससे आग बुझाने में हमें आसानी होती है। समझ पाए थे नहीं बातों को? ठीक है, उतारिए इसको आप। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब आगे बात करते हैं वॉशिंग पाउडर की, या वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। यहां पे लिखिए आप वॉशिंग पाउडर, चौथा, यानी धोने का सोडा। वॉशिंग सोडा है ना, धोने का पाउडर, धोने का सोडा, इसको हम बोलते हैं धावन सोडा। दूसरा नाम देते हैं भाई धावन सोडा। ठीक है भाई, देखिए आप ध्यान से, ये रहा आपके सामने सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसके साथ थोड़ा सा जल का रिएक्शन करवाते हैं ना, यहाँ पे 10 जल का अणु ले लेते हैं, तो जो बन के आता है हमारे पास, वो बन के आता है Na2CO3 × 10H2O। इसका नाम भाई धावन सोडा, यानी वॉशिंग पाउडर, जो आप अपने कपड़े को धोने के लिए यूज करते हो। समझ गए? क्लीनिंग एजेंट के रूप में। तो सिंपल सा आप देख लीजिए, इसका नीचे में यूज बता देता हूं। अब इसका यूज क्या क्या है, पहला यूज देख लीजिए आप ध्यान से। जैसे साबुन, कांच बनाने में, मेकिंग सोप एंड ग्लास। दूसरा देखिए आप, घरों की साफ सफाई, करने में, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका काम होता है। दो आपने लिख लिया, तीसरा और चौथा मैं ऊपर लिख देता हूं। तीसरा ये रहा आपके सामने, देखिए आप, मैं इसको पहले समझा देता हूं। तीसरा, जैसे क्या करते हैं आप, वॉशिंग पाउडर को लीजिए, आप थोड़ा सा वाटर में डालिए, वाटर के अंदर जैसे ही डालेंगे ना, तो देखिए आप, अगर वाटर जो होता है ना वॉशिंग पाउडर के साथ वाला, उसको हाथ पे लेंगे तो वो चिकना चिकना सा महसूस होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जल की कठोरता हटाने में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। चौथा देख लीजिए आप, बोरेक्स कांच बनाने में, या हम बोरेक्स बनाने में, ऐसे लिख लिया आप, मेकिंग बोरेक्स। समझ पाए थे नहीं बातों को? उतारिए आप।
आगे देखते हैं हम लोग क्रिस्टलन जल क्या होता है। क्रिस्टलन जल यानी क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है। क्रिस्टलन जल क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूं, आपने नाम सुना होगा कॉपर सल्फेट के साथ 5 जल का जो अणु है। देखिए आप किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में, किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है भाई, क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, क्रिस्टलन जल कहलाती है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं इसकी डेफिनेशन, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। समझ गया आप। मैं लिख देता हूं इसका डेफिनेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन is the number that present in 1 unit of any salt is called crystalline water, is called crystalline water। ठीक है भाई, जैसे अभी मैंने इसकी बात करी थी कॉपर सल्फेट और इसके साथ जो 5 जल का अणु है उसकी हमने अगर बात करी तो देखिए आप, इसका नाम होता है भाई नीला थोथा, इसका नाम होता है नीला थोथा, ब्लू वेट्रोल, इसका नाम होता है भाई ब्लू वेट्रोल यानी नीला थोथा इसका नाम है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर दूसरे की बात करूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर मैं 2H2O की बात करता हूं, इसका नाम होता है भाई जिप्सम, इसका नाम होता है भाई जिप्सम। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम सल्फेट में आधा जल का अणु है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम होता है भाई पीओपी, जो आपके अपने घरों पे लगता है पीओपी। इसी तरीके से मैं बात करता हूं Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। समझ पा रहे इतनी बातों को। ये रहा वॉशिंग पाउडर, ये रहा आपका पीओपी, दूसरा आपका जिप्सम है, तीसरा आपका है नीला थोथा यानी ब्लू वेट्रल। समझ गए। तो आप देखिए इसमें क्रिस्टलाइन वाटर की बात करूं तो नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट और 5 जल के अणु में 5 क्रिस्टलाइन वाटर है, इसमें 2 क्रिस्टलाइन वाटर, इसमें आधा क्रिस्टलाइन वाटर यानी हाफ, इसमें कितना है भाई 10 है, कितना है भाई 10 है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी। जैसे अभी हमने बात करी थी जिप्सम की, है ना, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, मैं एक बार लिखा हुआ था, आप दोबारा देख सकते हो। जिप्सम का जो फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ था वो क्या था, कैल्शियम सल्फेट, है ना, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी 2 जल के अणु यहां पे है। जब हम बात करते हैं अगर कैल्शियम सल्फेट को हम यहां पे थोड़ा सा गर्म कर दें तब क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम गर्म करेंगे कैल्शियम सल्फेट को तो यहां पे आपका 3/2 जल के अणु निकल जाएंगे और यहां पे जो हाफ जल का अणु इसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, इसका नाम होता है भाई पीओपी। क्या नाम होता है इसका, होता है पीओपी होता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने पीओपी का निर्माण किया। जिप्सम को हमने, ये रहा आपका जिप्सम को हमने थोड़ा सा गर्म किया तो पीओपी का निर्माण हो गया। ठीक है भाई। तो अब जो हमने पीओपी लिखा हुआ है इसका यूज क्या होता है, जरा आप देखो, पहले रिएक्शन आप उतार लो फिर मैं।
चलिए मैं इसका यूज दिखा देता हूं। पीओपी का यूज कितना कहां पे होता है। यूज ऑफ पीओपी यानी पीओपी का प्रयोग। पीओपी का प्रयोग जैसे पहला यूज आप देखिए इसका, मैं बताता हूं खिलौना बनाने में। खिलौना बनाने में, मेकिंग टॉयज। दूसरा है टूटी हड्डी को सही जगह स्थिर करने में। टूटी हड्डी को सही जगह स्थिर करने में कहने का मतलब ये हुआ फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द प्रॉपर प्लेस। सही जगह स्थिर करने में। तीसरा अगर मैं बात करता हूं, है ना, सतह को चिकना बनाने में। मेकिंग स्मूथ सरफेस। मेकिंग स्मूथ सरफेस। तो आपने ये जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ ये लास्ट था हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ये लास्ट टॉपिक थी, है ना, जिसको हमने लास्ट में देखा यूज ऑफ पीओपी क्या होता है ना। तो अच्छा आपने देखा होगा यहाँ पे किसी का हाथ टूट जाता है ना, तो वहां पर ये प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर कुछ और नहीं, पीओपी ही होता है। क्या होता है भाई, पीओपी ही होता है वो। वहां पे समझ पा रहे थे नहीं बात को। तो पार्ट 3 में इतना ही था, हमने पूरे चैप्टर को देख लिया यहाँ तक। तो ये चैप्टर यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। अब हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।